हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार कुमावत, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग एट श्री गोकुल वर्मा पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी जो 206 में यूनिट 8 है उसको, जिसका नाम है बेयरिंग कैपेसिटी। बेयरिंग कैपेसिटी पढ़ने से पहले हम क्या होता है, देखो फाउंडेशन के दो पार्ट होते हैं, एक सेलो फाउंडेशन होता है और एक डीप फाउंडेशन होता है। तो सेलो फाउंडेशन के अंदर ही हम बेयरिंग कैपेसिटी की चर्चा करते हैं, इसलिए थोड़ा सी बेयरिंग कैपेसिटी को पढ़ने से पहले थोड़ा सी हम फाउंडेशन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने चैप्टर पे आते हैं बेयरिंग कैपेसिटी पे। तो जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ये जो आपका ग्राउंड लेवल है, ये वाला जो मैंने रेड पेन से दिखा रखा है, ये है आपका ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, और जो ग्राउंड लेवल के नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, और सब स्ट्रक्चर को ही हम फाउंडेशन बोलते हैं। तो क्या ऐसा कह सकते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, यानी सब स्ट्रक्चर विच ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर टू द सोयल, यानी कि जो सुपर स्ट्रक्चर को लोड है उसको सेफली सब स्ट्रक्चर से सोइल, यानी सब स्ट्रक्चर वह पार्ट होता है जो सुपर स्ट्रक्चर के लोड को जमीन के अंदर सेफली ट्रांसफर करता है। ये हो गई आपकी फाउंडेशन। अब देखो ये चीजें दो है, एक फाउंडेशन और एक फुटिंग। कई बार हमें ये दिक्कत आती है कि क्या फाउंडेशन और फुटिंग एक ही चीज है, या फुटिंग को हम अलग बोलते हैं, फाउंडेशन अलग होता है, क्या होता है। तो इनको हमने देखो फाउंडेशन के बारे में तो ये देख लिया कि जो फाउंडेशन होता है वो सुपर स्ट्रक्चर के लोड को आपका सोइल के अंदर ट्रांसफर करता है। अब हम देखते हैं कि जो ये फुटिंग क्या होता है। फुटिंग जो फुटिंग होता है ना, फुटिंग होता है, इट इज द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ फाउंडेशन विच ट्रांसमिट द लोड ऑफ सब सोइल, यानी कि जो एरिया है, जो फाउंड सब स्ट्रक्चर का जो लोवेस्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं फुटिंग। काम वही होता है जो सीयर, जो सुपर स्ट्रक्चर के लोड को जमीन के अंदर ट्रांसफर करना, यही आपका वो होता है फुटिंग का कार्य। तो फुटिंग, ये जो लोअर मोस्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं फुटिंग, और ये जो ग्राउंड लेवल के नीचे के स्ट्रक्चर को जो है हम बोलते हैं फाउंडेशन। तो फाउंडेशन तो आपके ग्राउंड लेवल के नीचे का स्ट्रक्चर जो पूरा आएगा DF है, जिसकी डेप्थ, जिसके अंदर ये इतना कॉलम, ये फुटिंग सारा आ जाएगा। जबकि फुटिंग क्या होता है, जो स्ट्रक्चर का सबसे नीचे का पार्ट होता है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं हम फुटिंग। तो हमारा जो डाउट था वो फुटिंग और फाउंडेशन का, वो इसके साथ क्लियर हो जाता है। और इसके साथ हम ऐसा भी कहते हैं कि नॉट ऑल फाउंडेशन आर फुटिंग बट ऑल फुटिंग्स हैव फाउंडेशन टू बी ओन, यानी कि जो कहने का मतलब ये हुआ कि हर फाउंडेशन फुटिंग नहीं हो सकती, बट हर फुटिंग के ऊपर फाउंडेशन जरूर होता है। ये जरूर अपने क्लियर हो जाती है बात यहाँ पे। जैसे पायल फाउंडेशन है, तो पायल फाउंडेशन की जो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि अलग फुटिंग हो या कुछ और हो, तो ऐसा कह सकते हैं कि हर फुटिंग के ऊपर फाउंडेशन होती है, बट हर फाउंडेशन के पास फुटिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमारा ये डाउट क्लियर हो जाता है फुटिंग और फाउंडेशन का। अब जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका सैलो फाउंडेशन और दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम ये मानते हैं कि ये जो DF है ये है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, और ये है विड्थ ऑफ फुटिंग। तो यानी कि डेप्थ और फुटिंग बेस का जो डेप्थ और विड्थ है, अगर उसका रेशियो 2.5 से कम होता है
तो वो शैलो फाउंडेशन होती है, और अगर 2.5 से ज़्यादा होता है तो वो आपकी डीप फाउंडेशन होती है। पर इसके अंदर तेजागी ने भी अपना योगदान दिया, और अकॉर्डिंग टू तेजागी अगर DF/B का रेशियो जो 1 से अगर कम है तो वो शैलो फाउंडेशन होती है, और 1 से ज़्यादा होगा तो वो डीप फाउंडेशन होती है। अब बात ये आती है, इससे ये पता चलता है कि जो शैलो फाउंडेशन है वह लोड को स्मॉल डेप्थ तक ट्रांसफ़र करती है, जबकि जो डीप फाउंडेशन है जिसके अंदर हम पाइल फाउंडेशन की बात करते हैं, वो पाइल फाउंडेशन लोड को ग्रेटर डेप्थ तक ट्रांसफ़र करती है। अब जो शैलो फाउंडेशन के एग्जांपल्स है वो आपके स्ट्रिप फुटिंग है, आइसोलेटेड फुटिंग है, राफ्ट फुटिंग है और कंबाइंड फुटिंग है। जबकि जो आपका डीप फाउंडेशन है उसके अंदर हम केवल और केवल पाइल फाउंडेशन की चर्चा करते हैं। तो यहाँ से इन सब के बारे में जब हम फाउंडेशन पढ़ेंगे, पाइल फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन ब्रीफ में पढ़ेंगे, उस समय इन सब की चर्चा हम करेंगे। अभी जो अपन मेन अपना टॉपिक है अभी बेयरिंग कैपेसिटी, और बेयरिंग कैपेसिटी हम फुटिंग पढ़ते हैं, बेयरिंग कैपेसिटी के अंदर शैलो फाउंडेशन की हम बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देना आपको ज़रूरी था। अब जो जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर फाउंडेशन है वो ये है कि जो फाउंडेशन एक तो शेयर के अंदर सेफ होनी चाहिए, कि जो फाउंडेशन के नीचे जो फुटिंग होती है, फुटिंग के नीचे की जो सोइल है वो एक तो शेयर के अंदर फेल ना हो, एक रिक्वायरमेंट तो ये होती है। और एक जो सेटलमेंट ना, वो एक जो स्ट्रक्चर का सेटलमेंट ना होना चाहिए, फाउंडेशन का सेटलमेंट ना होना चाहिए। ये दो आपकी जनरल रिक्वायरमेंट होती है फॉर फाउंडेशन। इन दोनों को आप याद रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछी जा सकती है। अब आपका टॉपिक जो है बेयरिंग कैपेसिटी वो स्टार्ट होता है। बेयरिंग कैपेसिटी की पढ़ने स्टार्ट करने से पहले कुछ बेयरिंग कैपेसिटी में कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहली डेफिनेशन जो है वो है ग्रॉस प्रेशर। अब भी ग्रॉस प्रेशर कहाँ देखेंगे, हम बेस ऑफ फुटिंग पे देखेंगे। बेस ऑफ फुटिंग पर कितना टोटल प्रेशर आ रहा है, उसकी हम वो कितना आता है, इसको हम ग्रॉस प्रेशर या ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी बोलते हैं। तो ये लिखा है यहाँ पे, इट इज़ द टोटल प्रेशर एट द बेस ऑफ फुटिंग। अब ये जो बेस है ना, इस बेस पर टोटल जो प्रेशर होगा वो कितना आएगा। टोटल प्रेशर इस बेस की साइज, ये मान लो कि हम यहाँ स्क्वायर फुटिंग की बात कर रहे हैं, और इसकी जो साइज है उसकी फुटिंग की साइज है B इंटू बी। अब इस पर क्या क्या लोड आ रहा है वो देखो। इस पर एक तो P प्रेशर आ रहा है, और दूसरा जो यहाँ सोइल है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सोइल भरी हुई है इसके अंदर, उसका प्रेशर भी इस पर आएगा। तो एक तो सोइल का प्रेशर जिसको हम ओवरबर्डन प्रेशर बोलेंगे, और एक जो इसके एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है P के कारण जो प्रेशर आएगा। अब आपको पता है प्रेशर की यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट न्यूटन पर, आप ऐसे ले लो कि इसकी न्यूटन पर mm स्क्वायर है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब जो एरिया होगा उसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है, अगर उस फोर्स में हम एरिया का डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है प्रेशर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस बेस पर क्या निकालना है, हमें प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर ये P फोर्स है, इसके अंदर इसकी साइज का एरिया का भाग दे देंगे तो P/B स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक्सटर्नल लोड के कारण जो बेस ऑफ फुटिंग है उस पर कितना प्रेशर आ रहा है उसकी वैल्यू आ गई, प्लस अब जो यहाँ पे सोइल भरी होगी ना, सोइल प्लस ये कंक्रीट जो भी होगी इस फाउंडेशन के नीचे या इस एरिया के अंदर, जो भी वो सोइल और कंक्रीट होगी उसका प्रेशर इस बेस पर कितना आएगा। तो हमारे पास सबसे पहले उस सोइल का पता तो चलेगा नहीं कितना उस पर फोर्स है, तो सबसे पहले उस सोइल का हम वेट कैलकुलेट करते हैं। वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है यूनिट वेट इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। अगर मेरे को यहाँ से वेट निकालना होगा तो मैं यूनिट वेट को वॉल्यूम से गुणा कर दूंगा।
क्लियर? ओके। अब यहाँ जो यूनिट वेट है ना, वो सोयल का और यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट दोनों का हमने क्या लिया है, बराबर लिया है। तो यहाँ पे इस सोयल का वेट कितना होगा, इस सोयल का वेट होगा यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा आपका एरिया इनटू डेप्थ। तो यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा, जितनी साइज है उसके इक्वल उस साइज के बराबर ही जो ऊपर सोइल भरी होगी, इसलिए इसका एरिया हो जाएगा बी इंटू बी और डेप्थ हो जाएगी डी एफ। तो यहाँ वेट निकालने के लिए हमने क्या किया, गामा डी एफ इंटू बी का स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाई इसके अंदर हम भाग दे देंगे एरिया का, क्योंकि ये जो प्रेशर है सोइल का, ये केवल और केवल बी इंटू बी की साइज पर ही लग रहा है। यहाँ तक बात हो जाती है आपकी क्लियर। इसलिए यहाँ पे Qg की वैल्यू हो जाएगी P अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा डी एफ इंटू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, और ये Qg की वैल्यू जो आएगी टोटल आएगी P अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा डी एफ। अब यहाँ पे बात करते हैं, इस चीज को एक बार दोबारा समझो। यहाँ पे ये क्या चीज है, गामा डी एफ इंटू बी स्क्वायर, ये है क्या चीज, ये कुछ नहीं, ये केवल W की वैल्यू है। जो वेट आ रहा है उस वेट के अंदर अब उसका भाग देंगे हम एरिया का, तो वो आ जाएगा उस जो ओवरबर्डन है, इस सोइल जो इस साइज से लेके इस साइज तक यहाँ भरी होगी, उस सोइल के कारण ये, या उसमें कोई भी कंक्रीट होगी, ये कंक्रीट भी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, ये कंक्रीट आ जाएगी, तो इस सब चीज का यहाँ पे ये टोटल वेट आ गया, और उसके अंदर एरिया का हमने भाग देके ये निकाल लिया Qg। तो अब जब भी हम बात करेंगे, अगर मेरे को इस सोइल का ओवरबर्डन प्रेशर निकालना होगा, तो मैं B को न यूज करते हुए सीधा का सीधा गामा DF लिख दूंगा वहां पे। तो ये चीज आप याद रखना। तो Qg जो ग्रॉस प्रेशर है वो हो जाएगा Qg इक्वल टू P अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा DF। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन आती है वो आती है नेट प्रेशर इंटेंसिटी Qn। तो नेट प्रेशर इंटेंसिटी है calculated by subtracting overburden pressure from the ग्रोस प्रेशर। मतलब जो आपका ग्रोस प्रेशर है उसमें से हम जो सोयल का ओवरबर्डन के कारण, जो सोयल प्लस कंक्रीट के कारण जो ओवरबर्डन प्रेशर आ रहा था, गामा डीएफ आ रहा था, उसको हम माइनस कर देंगे। वे हैं बैकफील्ड। इस बैकफील्ड का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब इस सोइल के अंदर, इस साइज के अंदर B इंटू बी की साइज है, उसके ऊपर जब ये सोइल प्लस ये कंक्रीट भरी हुई है, इसका मतलब ये हो जाता है कि वहां पे बैकफिल है। अब इस बैकफिल के कारण आपका Qg की वैल्यू क्या होगी, ये P अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा DF, और इसमें से क्या करना है, ये जो ओवरबर्डन है इसको अपने को क्या करना है, माइनस करना है। तो इस P, ये हो गया Qg माइनस गामा DF। तो Qn की वैल्यू हो जाएगी P अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा DF। ये क्या हो गया, ये आपकी Qg की वैल्यू है जब आपका बैक फील्ड है। अब उसमें से क्या करना है अपने को, माइनस करना है गामा DF। तो ये हमने यहाँ पे गामा DF माइनस कर दिया। Q नेट की वैल्यू आ गई आपकी P अपॉन बी स्क्वायर। अब क्या कह रहा है दूसरी कंडीशन, वे है नॉट बैक फील्ड। मतलब इस कंडीशन में क्या हुआ कि ये जो आपकी B इंटू बी की साइज है, इसके ऊपर ये बैक फील नहीं हो रखा। अब जब ये बैक फील नहीं हो रखा तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो आपकी ग्रॉस प्रेशर है ना, वो केवल और केवल किसके कारण आएगा, एक्सटर्नल फोर्स P के कारण आएगा। तो ग्रॉस प्रेशर यहाँ पे कितना होगा, P अपॉन बी स्क्वायर। अब इसमें से हमें क्या करना है, केवल ओवरबर्डन प्रेशर घटाना है। तो ये ओवरबर्डन हम प्रेशर को माइनस कर देंगे, तो उस केस के अंदर ये हो जाएगा कि जो जब बैक फील नहीं होगा उस कंडीशन में Q नेट की वैल्यू हो जाएगी P अपॉन बी स्क्वायर माइनस गामा DF। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो जाती है।
इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, क्यू यू। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू यू से। अब एक बात समझो आप, क्या बात है समझने योग्य वो समझो। इस डायग्राम को देखो, ये जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम को देखो, ये जो आपकी फुटिंग है बी इंटू बी, इसके नीचे ये जो सोइल है, क्या होगा, जब इस सोइल पर आपका प्रेशर लगेगा तो उस प्रेशर को रोकने के कारण, उस प्रेशर के कारण सोइल सेटलमेंट ना होगी, तो ना हो, इसलिए वह जो सब सोइल है वो क्या करेगी, जितना प्रेशर उसके ऊपर आएगा उतना का उतना वह प्रेशर वापस लगाएगी, ताकि ये चीज क्या हो सके, बैलेंस हो सके। अब मान लो अगर ये सोइल है, जितना प्रेशर इसके ऊपर आ रहा है उतना प्रेशर वापस नहीं लगा पा रही है, तो क्या होगा, ये सोइल क्या होगी, शियर के अंदर फेल हो जाएगी, ये जो स्लाइडिंग हो जाएगी सोइल की। तो ऐसा कहते हैं कि जो बियरिंग कैपेसिटी होती है ना, वो देखते हैं हम केवल सोइल की, और अगर जितना लोड सोइल पर आ रहा है उसके बराबर ही उसकी क्या करेगी वो सोइल, जितना प्रेशर उस पर आ रहा है उतना ही प्रेशर वापस वह अगेंस्ट लगाएगी, ताकि वह शियर के अंदर सेफ हो सके। इसलिए बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगी, जितना प्रेशर उस पर आ रहा है उसके इक्वल ही उसकी बेयरिंग कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की। तो ये क्या होगी, द मैक्सिमम ग्रॉस इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट द सोइल कैन सपोर्ट बिफोर इट फेल इन शियर इज नोन एज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, इस लाइन का ये मतलब हुआ कि ये जो सब सोइल है ना इस फुटिंग के नीचे की, ये सोइल इस पर कितना प्रेशर आएगा, इसके ऊपर जो ग्रॉस प्रेशर आ रहा है ना, अगर उसको ले पा रही है बिना शियर में फेल हुए, मतलब जितना प्रेशर उस पर आ रहा है उसको ये हैंडल कर रही है बिना शियर में फेल हुए, तो वो जो टोटल प्रेशर इस पर आ रहा है उसके इक्वल ये प्रेशर लगाती है, और उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी को हम सोइल की बेयरिंग कैपेसिटी बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो अब यहाँ पे अल्टीमेट यहाँ पे बात हो रही है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की, तो जितना टोटल जो ग्रॉस प्रेशर आएगा सोइल पर उसके इक्वल ही आपकी क्या होगी, ये अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी होगी। ये बात हमें यहाँ क्लियर हो जाती है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो है आपकी नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। अब जो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है, तो उसके अंदर नेट प्रेशर कैसे निकालते थे, नेट प्रेशर ऐसे निकाल लेते कि जो अल्टीमेट ग्रॉस प्रेशर था ना उसमें से हम क्या कर देते, ओवरबर्डन प्रेशर को माइनस कर देते थे, तो आपका नेट जो प्रेशर था वो था क्यू जी माइनस गामा डी एफ। यही था आपका, यस यही था क्यू जी माइनस गामा डी एफ, ये था आपका नेट प्रेशर इंटेंसिटी। अब अगर इतना प्रेशर जो है ना सोइल ले पा रही है विदाउट फेल इन शियर, तो वह जो प्रेशर होगा वो प्रेशर किसके इक्वल होगा, वो होगा नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी के इक्वल। तो द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग एट द बेस ऑफ फाउंडेशन दैट सोइल कैन बी सपोर्ट बिफोर फॉलिंग इन शियर, शियर में फेल हुए बिना अगर जो नेट आपका प्रेशर है उसको सोइल ले पा रही है, तो उस नेट प्रेशर के इक्वल आपकी बेयरिंग कैपेसिटी को हम नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कह देंगे, जिसको हम क्यू एन यू से डिनोट करते हैं। अब क्यू एन यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू जी माइनस गामा डी एफ, अब जो हो जाएगा P अपॉन बी स्क्वायर के बराबर।
अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो नेट शेप बेयरिंग कैपेसिटी QNS। तो QNS निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपकी नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है ना, उसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भाग दे देते हैं। इसलिए नेट शेप बेयरिंग कैपेसिटी इक्वल टू होगा QNS, QNS नहीं होगा यहाँ पे, QNU होगा, QNU डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और सोयल के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 से 3 तक मानते हैं। ये आपकी हो जाती है नेट शेप बेयरिंग कैपेसिटी। अब जो है ग्रोस शेप बेयरिंग कैपेसिटी, तो ये नेट शेप बेयरिंग कैपेसिटी है अगर इसके अंदर ओवरबर्डन का प्रेशर और ऐड कर दे और उतना प्रेशर के इक्वल सोयल अगर ले पा रही है तो उसको हम बोल देते हैं नेट बेयरिंग कैपेसिटी। तो इसकी जो ग्रोस शेप बेयरिंग कैपेसिटी, तो इसकी जो ग्रोस शेप बेयरिंग कैपेसिटी हो जाएगी वो होगी आपकी QNU अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा DF, ये चीज हो जाती है। नेक्स्ट है आपकी शेप बेयरिंग प्रेशर। इसके लिए ये कहते हैं कि द मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट कैन बी अलाउड ऑन सोयल विदाउट सेटलमेंट एक्सीडिंग द परमिसिबल वैल्यू, यानी कि अगर आपकी सोयल नेट इंटेंसिटी के इक्वल बिना परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा सेटलमेंट हुए अगर प्रेशर को गेन कर रही है तो वो जो उस प्रेशर के इक्वल जो हम बोलते हैं उसको बोलेंगे हम शेप बेयरिंग प्रेशर। नेक्स्ट है आपका अलाउएबल बेयरिंग प्रेशर। ये हो जाएगा मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट कैन बी imposed on the soil with no possibility of shear failure। ये होता है जो अलाउएबल बेयरिंग प्रेशर है, वो क्या होगा, मिनिमम इट इज द स्मॉलर ऑफ नेट शेप बेयरिंग कैपेसिटी और शेप बेयरिंग कैपेसिटी, दोनों में से जो कम होगा वो आपका अलाउएबल बेयरिंग प्रेशर होगा। इसके साथ ये आपकी जो बेसिक डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे तेजागी की थ्योरी क्या थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे होम स्टे सेफ, घर रहोगे सेफ रहोगे और पढ़ाई करो आराम से। थैंक यू सो मच।